जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो होमगार्ड भर्ती थी 44,000 से अधिक पोस्ट निकलने वाली थी, उसका शासनादेश अभी अभी जारी हो गया है। तो कहा जा सकता है ये भर्ती बहुत ही नजदीक आने वाली है। शासनादेश में कुछ चीजें ऐसी थी जिसका जिक्र हमने पहले कर दिया था कि भर्ती कैसी होगी, पिछली बार 2011 में कैसी हुई थी। इन सभी चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ चीजें ऐसी थी जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था आपसे। हमने कहा था इस भर्ती को कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस का है वो कराएगा। वो चीजें सच्चाई बाहर आ चुकी है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकल चुकी हैं। तो पूरा शासनादेश पढ़ते हैं डिटेल्स में, ये वैकेंसी कैसे होगी, क्या क्या प्रक्रिया होंगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, भर्ती पेपर में मतलब भर्ती पेपर के माध्यम से होगी या और सारी कितने चेंजेस किए गए हैं, वो सारी चीज आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं प्रमुख सचिव द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया। अगर डेट की बात करें तो इसमें डेट निकल के आती है 3/1/2025। अब प्यारे साथियों, इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीजें निकल के आई, जैसे अब भर्ती कौन कराएगा। तो भर्ती के लिए सबसे पहले मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि ये भर्ती कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा ही कहीं ना कहीं कराया जाएगा। हालांकि वो चीजें अब निकल के आ गई हैं कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कराएगा। और रिक्तियों के लिए जो वो चीजें रिक्तियां कैसे जिले वाइज जारी की जाएंगी, तो इसका कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि जो कमांडेंट होंगे जिले के, उनके द्वारा जनपद में जो 1 जुलाई से कहीं ना कहीं जो रिटायर हुए या कितनी रिक्तियां बची हैं, उन सभी चीजों का डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें अलग अलग संख्या, जैसे क्या है कि रिक्तियों की सूची अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों की, ठीक है, उसके बाद में पिछड़ा वर्ग, उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर जितने भी अभ्यर्थी मतलब जो भी हैं, उनकी रिक्तियां अलग अलग निकाली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में और चीजें क्या निकल के आती हैं, तो पात्रता की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पात्रता में आप देख सकते हैं पहला है कि वो मानसिक शारीरिक व मानसिक दोष युक्त न हो, दिव्यांग न हो, होमगार्ड पदों के लिए एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर मान लीजिए व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से दोष से युक्त है तो वो भर नहीं सकता है, दिव्यांग है वो भी नहीं भर सकता है, ठीक है साथियों। तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है होमगार्ड भर्ती में पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। मतलब आप जिस जनपद में रह रहे हैं वहीं आप आवेदन कर सकते हैं। जिस जनपद में रिक्तियों की जो रिक्तियां होंगी उनके सापेक्ष आवेदन किया गया होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग जिले की अलग अलग रिक्तियां होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय, ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बताया था। और अथवा जो सार्वजनिक उपक्रम में सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। ये चीजें हमने अगली वीडियो में बताई थी, आप लोग जाके फिर से देख सकते हैं ये चीजें, ठीक है। जो चीजें बताई थी कहीं ना कहीं 100% सत्य होती नजर आ रही है। चौथा पॉइंट निकल के आता है इसमें, जिसे कहा गया है कुल मिला के कि इसमें होमगार्ड पद के लिए वो एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं जो या सरकार द्वारा या कहीं अर्ध सरकारी, ठीक है, संविदा पे कार्य कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट निकल के आता है न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन की स्थिति में होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट पात्र नहीं होंगे। हालांकि आपका कहा जाता है कि जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक चीजें मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें साफ साफ दर्शा दिया गया है कि अगर आप किसी भी मुकदमे पंजीकृत हैं और विचाराधीन है तो वहां से आप इसके अपात्र घोषित होते हैं, ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। छठवां पॉइंट आता है होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट के लिए ऐसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे या होंगी जिसकी एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हो। मतलब कि जो बहु विवाह होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप इनरोल हैं तो वो भी आप अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो भत्ता होता है ड्यूटी का, ठीक है, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे होमगार्ड को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। आरक्षण सेम जैसे सब में मिलता है ऐसे इसमें मिलेगा। कुल मिला के यही चीजें। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। अगर शैक्षिक योग्यता में क्या क्या मांगा गया है, तो होमगार्ड के लिए 10वीं पास कुल मिला के उत्तीर्ण पास हो जाओ भैया कोनो में, तो आप अप्लाई कर दिए हो, ठीक है।
और दूसरी चीज ये है कि हाई स्कूल के समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री मान्यता प्राप्त परीक्षा संस्था के द्वारा संचालित कहीं भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज निकल के आती है कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो प्रमाण पत्र के साथ में आपको जो अंक तालिका होती है उसको भी प्रस्तुत करना होगा 10वीं का। ठीक है, अब आती है अहार्ताएं, जैसे प्रेफरेंस क्या क्या रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए आपने एनसीसी किया है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, बी किया है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ए किया है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, स्काउट गाइड जो अगर प्रमाण पत्र धारक है तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको हमने पहले बता के रखी थी। मेन चीज आती है आयु को लेके। आयु भैया हमने पहले भी बता दिया था कि 18 से 30 वर्ष कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है, तो वही चीजें निकल के आ गई कि 18 से 30 वर्ष ही ले रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अगली भर्ती में 40 वर्ष तक काउंट किया जाता था, वो बेचारे रह गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सोचेंगे, आप लोग अगर साथ देंगे तो हम लोग आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक पाने के लिए और एकदम सच्चाई के साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चीजें क्या निकल के आती हैं, जैसे आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की बात करें तो होमगार्ड स्वयं सेवक के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क का निर्धारण कमांडेंट जनरल होमगार्ड के विचार विमर्श करने के पश्चात में किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आवेदन, ये सारी चीजें हमने आपको पहले से बता दी थी। मेन चीज निकल के आती है लिखित परीक्षा। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन सही पाया जाएगा उनमें लिखित परीक्षा सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। कुल मिला के आप जान सकते हैं, ये चीज हमने बहुत पहले बताई थी कि इस बार लिखित परीक्षा होगी और सेम यूपी पुलिस के तरीके से थोड़ा सा हटके हो सकती है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं निकल के आ गई हैं। अब देख लीजिए, लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा टोटल 100 अंक की होगी। अगर बात करें समय की तो 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें अगर बात करें विषय कौन कौन से होंगे तो सामान्य ज्ञान की टोटल परीक्षा होने वाली है, पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रक्रिया का विनिश्चय, मतलब कुल मिला के भर्ती बोर्ड ही करेगा भैया। ठीक है, जो चीजें हमने पहले आपसे डिस्कस कर ली थी। अब यही सारी चीजें हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया कि ये, अब हाँ मेन चीज ये निकल के आता है शारीरिक मानक क्या है। तो इसमें मानक देखिए, ऊंचाई हमने आपसे डिस्कस की थी 168 सेंटीमीटर। अगर आप ओबीसी जनरल और अगर आप एससी में आते हैं और एसटी एससी के अभ्यर्थी हैं तो सीधे भैया 8 सेंटीमीटर छूट मिली धड़ से। सीना वाला है, एक के अंदर मांगे हैं 69 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ठीक है, और यही जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके 77 मांगे हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर छूट है। अब सीना फुलाने के बाद में आपको 84 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में मांगा गया आपका। ठीक है, अगर महिला अभ्यर्थियों की वही बात की जाए तो इनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वजन 40 किलोग्राम मांगा गया है। परीक्षा भैया वही है कि परीक्षा होगी, उसके बाद में थोड़ा बहुत यही है कि अगर दौड़ की बात की जाए प्यारे साथियों तो इसमें पुरुषों के लिए कितना होगी 4.8 किलोमीटर होगी, वही 28 मिनट का समय मिलेगा। महिलाओं की बात की जाए तो 2.4 किलोमीटर दौड़ होने वाली है, 16 मिनट का समय मिलेगा। दौड़ नहीं पूरा करते हैं तो अपात्र हो जाएंगे। लिखित परीक्षा उसके बाद में होगी, बस वही टिटिम्मा है कि भैया कोनो में पास कर देंगे। स्वास्थ्य परीक्षण होगा, मतलब मेडिकल भी होगा, चरित्र का उसके बाद सत्यापन होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब कुछ लोग कहेंगे भैया कि सचिव जी का सिग्नेचर नहीं हुआ, तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें साफ साफ बताया गया है, फिर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा खूब अच्छे से। ठीक है, अगर इस शासना आदेश को प्रमाणित करना है तो वेबसाइट नीचे लिखी है, यहाँ से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो साथी एज रिलैक्सेशन को लेकर कहीं ना कहीं बेचारे परेशान हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो एज रिलैक्सेशन से इससे बाहर हो रहे हैं।